जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 16 फरवरी के दिन जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो मेरे पास दो प्रकार का पेपर है। पहला मेरे पास 801 डीए का है, पहला सेट है। दूसरा सेट जो मेरे पास है 801 डी है। ठीक है, तो यही दो पेपर मेरे पास हैं। इन्हीं दोनों पेपरों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपका भी सेट यही है 801 डीए और 801 डीई, इन दोनों सेट अगर आपके पास हैं या आपका कोई इन दोनों में से एक सेट है तो इस वीडियो में बने रहें और मैच कराइए अपना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो सभी बहुविकल्पी क्वेश्चनों का मैं यहाँ पे आंसर कराने वाला हूँ। एक बार आप भी मैच करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो भी पेपर आपका होगा, पेपर देने के बाद आप घर पर आएंगे 2 घंटे के बाद इस चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सभी सब्जेक्टों का या सभी पेपर जो दे के आएंगे वो मैच करा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बताते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उनका क्या आंसर है। आप भी अपना क्वेश्चन मैच कराते चलिए, अपना पेपर लेके बैठिए साथ में और मैच आप भी कराते चलिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कितना नंबर आपका मिलने होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, आप कितना नंबर गेन करने वाले हो। ठीक है, तो चलो 801 डीए सबसे पहले इस सेट को हम सॉल्व करते हैं। तब सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका क्या है उसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका सामने यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतेंद्र युग। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो लेखक है वो शुक्ल युग के ही लेखक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आप मैच कराते चलिए आपका ये सही है या नहीं है। अगर ये आपका सही है तो 1 नंबर यहां से आपका पक्का हो गया। सेकंड क्वेश्चन है गबन की विधा है। ठीक है, गबन किस विधा की रचना है? तो गबन दोस्तों उपन्यास है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम मिलाते चलिए, पेपर लेके बैठ जाइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। तो अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हम फटाफट सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं ताकि आपका भी समय फालतू जायज ना हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कलम का सिपाही कृति है। तो कलम का सिपाही जो कृति है दोस्तों वो अमृत राय जी की है। आप अपना मैच कराते चलिए कौन कौन सा आपने सही किया है कौन कौन सा गलत किया है। ठीक है, देखिए ये सब जो बहुविकल्पी क्वेश्चन ये सॉलिड नंबर देते हैं आपको। बोर्ड एग्जाम में यहां से एक भी नंबर नहीं कटता। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, पूर्ण नंबर पाने के लिए बहुविकल्पी को आपको सही करना होता है। अब 5वां है दोस्तों शुक्ल युग की समयावधि है। ठीक है, समयावधि क्या है? इसका 1919 से लेकर 1938 तक ये है दोस्तों शुक्ल युग की समयावधि। क्वेश्चन नंबर 6 है साकेत रचना है। तो साकेत रचना दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो फटाफट हम यहाँ पे इसलिए करा रहे हैं दोस्तों क्योंकि अब समय नहीं है। फटाफट आप अपना मैच कराइए, कम समय में पूरा क्वेश्चन मैच करा लीजिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा काव्येत्री हैं। ठीक है, किसकी? प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, प्रयोगवादी युग की या छायावादी युग की। तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी जो हैं वो छायावादी युग की लेखिका हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां तक आपने मैच करा लिया है। आई होप आप यहां तक सभी क्वेश्चनों को सही करके आए होंगे। अगर आप गलत कर दिए होंगे तो सही तो कर पाएंगे नहीं, सिर्फ आप यहाँ पछतावा कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आप मिला लेंगे तो आपको पता रहेगा हाँ मैंने इतना क्वेश्चन सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, इतना आप कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए मैं सेट करा रहा हूं डीए 801 डीए का करा रहा हूं। 8वां क्वेश्चन है गंगा लहरी रचना है। तो गंगा लहरी रचना जो है दोस्तों पद्माकर जी की है। और पद्माकर जी का अगर यहाँ पे पद्माकर जी न लिखकर अगर कोई नाम दिया होता तो यहाँ पे होता पंडित जगन्नाथ मिश्र जी। ठीक है, तो गंगा लहरी किसकी रचना हो गया? यहाँ पद्माकर जी है तो पद्माकर जी को कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की समय सीमा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा, 1843 ईस्वी से अब तक, ये है आधुनिक काल की समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यहां पर पूछा गया है रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है निहार भी है, सांध्य गीत भी है, युगांत नहीं है। दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की रचना है, तो बोला है नहीं है, तो नहीं अर्थात युगांत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। युगांत जो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ठीक है। तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, और जितना मैंने बताया था उसी के अंतर्गत सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, बोला है पीपर पात सरिस मन डोला, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जब मैं आपको अलंकार पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर सा, सी, से, सरिस ये शब्द अगर आपको किसी भी पंक्ति में दिखते हैं ये सब शब्द, तो जान लीजिए अगर अलंकार पूछा गया है तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आई होप आप यहां पर अच्छे से समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है सोरठा छंद में चरण होते हैं, यानी कितने चरण होते हैं? सोरठा छंद में आपसे चरणों की संख्या पूछा गया है। तो सोरठा में जो चरण होते हैं वाकई उसे मानिए तो 2 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन पंक्तियां क्या होती है? देखिए पंक्ति और चरण अलग अलग चीजें होती हैं, पद और चरण। तो चरण यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 4, ठीक है। 13 का ए का जो चरण होगा, सोरठा छंद में चरण होते हैं, वो 13वें का ए राइट हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे सोल्यूशन करा रहा हूं दोस्तों, और सभी सब्जेक्टों का कराऊंगा। यदि आप चाहते हैं सभी सब्जेक्टों का सोल्यूशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखे रहिएगा। जैसे वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है उपदेश शब्द में प्रयुक्त शब्द है। तो देखिए दोस्तों, प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहला 2 अक्षर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग में यही उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द है उपदेश में, अगर हम एक शब्द निकाल दें उप, तब भी एक सार्थक शब्द मिलेगा हमें देश। तो देश में उप लग गया, इसलिए उपदेश अर्थात उपसर्ग क्या हो गया? उप हो गया। 15वां है प्रत्यय के भेद, अर्थात प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है हानि लाभ में समास है। तो मैंने आपको बीच में बताया था जब भी डैश शब्द दिखे, 2 शब्दों के बीच में डैश दिखे, मैं आपको समास पढ़ाया था तो बताया था कि वहां पे क्या होता है? अलगाव होता है। तो जहां पे अलगाव होता है वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है मछली का पर्यायवाची शब्द है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यहां पे दोस्तों यद्यपि में कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चनों को और देख लीजिए, यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 19, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, मधुनी। ये मधुनी नहीं होगा, मधुनी ये होगा जिसमें छोटी, देखिए छोटी का मात्रा लगा है न पे, वही राइट हो जाएगा। मधु का द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर डी मधुनी, ठीक है। ये मधुनी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ये मधुनी टिक लगाए हैं तो ये सरासर गलत है, ये राइट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पठ्यताम धातु का जो पुरुष और वचन है वह हो जाएगा दोस्तों पठ्यताम। तो पठ्यताम हो जाएगा प्रथम पुरुष, और ताम है यहाँ पे तो ये द्विवचन हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष द्विवचन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पठ्यताम में पूछा जाए कौन सा लकार है तो ये विधिलिंग लकार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया
आपका पेपर नंबर 801 DA के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आई होप आप मैचिंग करा लिए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपका सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो होगा सही होगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि आपका कोई अलग सेट है, कोई अलग पेपर है, मान लीजिए इन दोनों पे जो मैं पेपर करा रहा हूं, दोनों सेटों को करा रहा हूं, 801 DA और 801 DE, यही दो मैं सेट करा रहा हूं। अगर और कोई आपका सेट पेपर हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका ना सही हो, आपको सस्पेंस लग रहा हो, उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो सेट है दोस्तों मेरे पास। अगला पेपर मेरे पास है इस समय 801 D। ठीक है, तो 801 D का मैं सोल्यूशन इसमें कराने वाला हूं। इसमें जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है हमारा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंद्र युग के। और जिस बच्ची का ये पेपर है उसका भी क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नंबर बी ही उसने भी टिक किया है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो किस विधा की रचना है गुनाहों का देवता? ये उपन्यास विधा की रचना है। और गुनाहों का देवता अगर पूछा इसके लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती जी इसके लेखक है। ठीक है, धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता के लेखक जो है वो धर्मवीर भारती जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र जी इसमें दिख रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका हक बनता है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्टों का सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ही पेपर आपका समाप्त होता है 2 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा सभी क्वेश्चनों के सोल्यूशन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही जो है वो संस्मरण विधा है या रेखा चित्र है या जीवनी है या आत्मकथा है। तो दोस्तों जो कलम का सिपाही है ये जीवनी है। ठीक है, जीवन पर आधारित कहानी बनाई गई इस पे, तो ये हो जाएगा जीवनी। ठीक है, क्लियर। चलिए 5वां क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों के राजहंस के लेखक है धर्मवीर भारती जी नहीं, मोहन राकेश जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या थे? कवि थे, उपन्यासकार थे या आलोचक थे या नाटककार थे? तो जहां तक दोस्तों मुझे पता है और किताबों में दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक थे और कहानीकार निबंधकार थे। ठीक है, आलोचक और निबंधकार थे। तो यहाँ निबंधकार नहीं दिया, सिर्फ आलोचक दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाशदीप के लेखक हैं। तो आकाशदीप के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जैसा कि आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि मेरे YouTube चैनल पर ये सब क्वेश्चन बता दिए गए। तो जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन वहीं से फंस रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। यदि आपने तैयार किया होगा जो जो मैंने पढ़ाया था तो सारा क्वेश्चन आपका सही होगा, सभी क्वेश्चनों का आंसर आपका सही मिल रहा होगा। मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। यानी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचंद्रिका रचना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केशवदास जी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, करुण रस की अस्थाई भाव है। तो करुण का अस्थाई भाव जो है वो है दोस्तों शोक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़ पीठ पद श्याम सलोने गात मन नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें पूछा है उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक।
तो आपको मैंने ट्रिक बताया था अलंकार पहचानने का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। वो कैसे है देखिए, जिसमें आपको, जिस पंक्ति में आपको मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ठीक है, बताया था आपको, ये शब्द दिख जाए तो समझ जाइए आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दिख रहा है मनु। तो मैं देता मनु मानो, मनु मनो या मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ऐसे शब्द आपको दिखते हैं किसी भी पंक्ति में, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों, वो है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। इसके पहले आपसे पूछा था सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो अगला पेपर जो मैंने कराया अभी 801 डीए जो कराया था, उसमें पूछा था सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो मैंने वहां पे आपको 4 बताया कि 4 चरण होते हैं। अब बोला रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो जहां तक मुझे पता है कि रोला छंद में कुल 4 पद होते हैं और 8 चरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। कंफ्यूजन में इसलिए हूं क्योंकि यहाँ पर 3, 2, 4, 5 यही कुल चरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा है 8 चरण होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे बुकों से मिलाया, लेकिन ये मैं कंफ्यूजन में हूं। तो यहाँ पर 4 पद, अगर पद पूछा होता तो 4 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर चरण है, चरण पूछा है, तो चरण में थोड़ा लेके मैं कंफ्यूजन हूं। इसको आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अधि में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधि राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यय के कितने भेद हैं। ठीक है, 15 है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अब इसके पहले वाले पेपर मैंने जब सॉल्व कराया, डीए वाला पेपर, जब मैंने डीए वाला भाग सॉल्व कराया, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो 2 भेद कौन से, 2 प्रकार कौन से, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, तिरंगा में कौन सा समास है। मैंने आपको समास जब पढ़ाया था तो ट्रिक के माध्यम से बताया था कि अगर पहला शब्द आपको क्या दिख जाए, गिनती वाला शब्द दिख जाए, ठीक है, संख्यावाचक शब्द दिख जाए, तो हमेशा कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक में कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, यण संधि हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, खीर का तत्सम रूप है। ये मैंने आपको बताया भी था और लिखाया भी था, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपने तैयार नहीं किया होगा तो ये आपकी गलती है। खीर का जो तत्सम रूप होता है, संस्कृत रूप होता है, वह क्षीर होता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम खीर बोलते हैं, लेकिन संस्कृत की भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, क्षीर बोलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए, इसको आप देख लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, नदय शब्द का वचन और विभक्ति है। तो नदय जो होता है दोस्तों, वो होता है चतुर्थ विभक्त एक वचन में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ विभक्त एक वचन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हसिष्यथ धातु का वचन एवं पुरुष है। आपको बताना है हसिष्यथ। तो हसिष्यथ जो होता है ये लिट लकार था, भविष्य काल की बात किया गया है। तो यहां पर देखा जाए तो हसिष्यथ द्विवचन मध्यम पुरुष है। तो द्विवचन मध्यम पुरुष किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पेपर नंबर 801 डीए और 801 डीई का सॉल्यूशन। अगर इन दोनों में से कोई पेपर आपका है तो इसमें आप मैच करा सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला जो पेपर आपका होने वाला है उसका भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।